मित्रों, मैं दीप नारायण लाल बड़े पा चैनल से आज मैं आप लोगों को एक ऐसे विषय पे आपसे रूबरू होऊंगा जो आप हम समझते हैं कि इंटरेस्ट आपको आएगी हमारे विषय पे। मेरे सामने प्रभात खबर है। राम जी की तस्वीर के साथ, और इसमें एक हिंदुस्तान की खबर छपी है। यूपीएससी 2019 के रिजल्ट। यूपीएससी का मतलब आप जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह एक ऐसा कमीशन है जो देश को चलाने के लिए जितने बड़े बड़े नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, उनकी बहाली के लिए ये परीक्षा लेती है। पूरे भारत में जितने भी नौकरशाह हैं, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए, उनकी नियुक्ति के लिए यह यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग इसको बोलते हैं। तो ये 5 तारीख को रिजल्ट घोषित की गई। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में वैकेंसी निकाली गई थी 927 ब्यूरोक्रेट्स की। 927 वैकेंसियां थी मात्र पूरे भारत में, और उसमें से परीक्षा में चुने गए मात्र 829 लोगों को। एक प्रश्न यहां मैं आपके सामने छोड़ता हूं कि 927 वैकेंसी सरेआम घोषणा करके तमाम न्यूज़ चैनलों पे, न्यूज़पेपर में देने के बाद 927 में से 829 का ही चुनाव हुआ। बाकी 98 कहाँ गए? एक प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूँ। ये इसका समाधान आप सरकार से पूछ सकते हैं, न्यूज एजेंसियों से पूछ सकते हैं। ये 98 कहाँ है? 98 क्यों रोक लिया गया? ये एक प्रश्न है। लोगों का कहना है कि इसमें कुछ घालमेल हुआ है। ये 98 जो छुपाए गए हैं, जबकि 927 की जरूरत थी, तो कहीं ना कहीं घालमेल है। कुछ सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया जिसको बोलते हैं, उसमें तो मैंने ये भी देखा कुछ चैनल में कि घपला किया गया। कुछ ने कहा कि रिजर्वेशन को रौंदा गया। ये जो 98 हैं, ये जनरल कैटेगरी से इनको घुसा दिया जाएगा, और जो रिजर्वेशन है, जातीय समीकरण, नौकरी में जातीय समीकरण, वो जातीय समीकरण पे जिन लोगों को हक दिया गया है, उनकी हक की हकमारी होगी। सबसे निचली जाति, फिर ऊपर की जाति, फिर एसटी, फिर एससी, फिर पीडब्ल्यूएस, बहुत सारा जो रिजर्वेशन कैटेगरी, महिलाएं, तो उसमें कहीं ना कहीं घपलाबाजी की गई है। ये एक जांच का विषय, और इस पे लोग बहस कर रहे हैं। मुझे इससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया कि आपको इन चीज़ों के बारे में समझना चाहिए। मैं एक दूसरी बात देश के बारे में कहना चाहता।
हमारे देश के अंदर 2001 का जो रिपोर्टिंग है हमारे पास कि हमारे देश में, इस पूरे भारतवर्ष में कितने डिस्ट्रिक्ट हुआ करते हैं। 2001 में 593 था और प्रेजेंट में 740 के लगभग हैं। तो 593 में अगर हम 740 को ये करें तो लगभग जो है 130 का इजाफा बताया जा रहा है। मतलब डिस्ट्रिक्ट का बढ़ोतरी हमारे पूरे भारतवर्ष में जो हो रहा है, लगभग जो है ये 10 सालों में 130 के आसपास जिले बढ़ गए। अब हमारे पास पूरे भारत में ब्लॉक्स कितने हैं? प्रखंड मुख्यालय, बीडीओ, सीओ जहां बैठते हैं। 2012 का हमारे पास आंकड़ा है 6612। उसके बाद से अभी काउंटिंग नहीं हुई है। प्रेजेंट को मैं ढूंढने का प्रयास किया लेकिन मिला नहीं। ये भी ब्यूरोक्रेट्स का पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जितने होते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स का पोस्ट है। अब आइए सब डिवीजन। तो सब डिवीजन का 4 दिन पहले का जो रिपोर्टिंग है हमारे पास, ये पूरे भारत में 5572 है। 5572 सब डिवीजन है। मैंने इनका एक कैलकुलेशन किया कि अगर मान लीजिए कि एक जिला में डीएम, एसपी के अलावे बहुत सारे विभाग हैं। जब भारत सरकार के मंत्री बनते हैं तो मैंने देखा है कि 66 मंत्रियां बन गए। कभी कभी 70 भी देखा कि 70 विभाग हो गए। तो हर जिला में हम 70-66 पे नहीं जाएंगे। आप 25 को ही हम मिनिमम मान करके रख लें। उसको बुला लीजिए। मिनिमम मान करके अगर हम मान लें कि 25 ही है, तो 25 से अगर हम इंटू करते हैं तो ये 25 से 740 में हम गुना कर दिए। फिर सब डिवीजन है, उसमें भी हम 25 से गुना कर दिए। और फिर ब्लॉक्स है, उसको भी अगर हम जोड़ लें तो ये लगभग 1,75,000 भारत में नौकरशाह हैं। मित्रों, मैं ये जो आंकड़ा दिया आपको, इस आंकड़ा में हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इसमें से जो रिड्यूस हुआ किसी कारण से, जिनकी उम्र पूरी हो गई हो, जो गुजर गए हों, या किसी कारण से VRS क्या होता है, वॉलंटियरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत जो आते हैं, ये ले लें तो ये 927 ही वैकेंसी क्यों हो सकती है? 927 वैकेंसी तो बहुत है। जहां 1,75,000 ब्यूरोक्रेट्स की आवश्यकता है और उसमें से साल में अगर घटेगा, कई कारणों से घट सकते हैं, तो मात्र ये 927 क्यों होगा? इसको तो कम से कम 5,000 पे जाना चाहिए। 5,000 वैकेंसियां होनी चाहिए थी, उससे अधिक होनी चाहिए थी। ये कमता क्यों है? सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि सरकारी नौकरियों में कटलमेंट जारी है कि नहीं, ये लगातार घटते क्यों है? इसको तो बढ़ना चाहिए। हमारे जिला बढ़ रहे हैं, हमारे अनुमंडल बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ ब्लॉक्स बढ़ रहे हैं, तो ये पोस्ट तो बढ़ रहे हैं, तो वैकेंसियां तो बहुत होनी चाहिए, तो ये घटता क्यों है? इसका मतलब मैं जो अभी की राजनीति वगैरह चल रही है उसके तरफ इशारा कर दूं कि ये सब भी ठेकेदारी सिस्टम में तो नहीं चला गया, जहां रिजर्वेशन न देना पड़े, ज़्यादा पैसा न देना पड़े, ज़्यादा सुख सुविधा न देना पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? आप देखेंगे इसको 829 जो आए हैं उसमें रिजर्वेशन की
जो आंकड़े बता रहे हैं ओबीसी मात्र 251। पूरे भारत का विद्यार्थी लगभग 10 लाख से थोड़ा सा कम परीक्षा में बैठता है। किस कदर वो परीक्षा में, जब उसकी परीक्षा का जहां सेंटर होती है वहां रेलवे लाइन से लेकर के होटलों में बेशुमार भीड़ होती है, खाना खाने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, और उसमें ये 829 का चुनाव, और उसमें भी ओबीसी मात्र 251, शेड्यूल ट्राइब मात्र 8, शेड्यूल कास्ट मात्र 67, पीडब्ल्यूएस मात्र 9। ऐसे लोग नौकरी, ऐसे लोगों, इन लोगों को इतनी कम नौकरी के लिए कितनी परेशानी झेलना पड़ा। माँ बाप कितना चिंता में रहता है कि हमारा बेटा आईएएस का परीक्षा देने जा रहा है, मेरा बेटा आईपीएस का परीक्षा देने जा रहा है, आईएफएस का परीक्षा देने जा रहा है, नौकरियां छोटी। रिजर्वेशन की मैं अब बात करूं, रिजर्वेशन, आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, तो विचित्र दशा है। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त 1947 से फिर जोड़ लीजिए, हमको लगता है 73 पार कर जाएगा। 74 सालमा में हमारा भारत घुसने वाला है आज़ाद हुए। तो मैं इस पर आपसे ये कहना चाहता कि ये जो 73 सालों की लंबी भारत की आज़ादी के बाद जो हुकूमत हुई, क्या नहीं लगता है कि इसमें मैक्सिमम जो राजनीतिक दल राजनीति किए हैं आरक्षण के सवाल पे किए हैं, आरक्षण के मुद्दा पे किए हैं? आप उठा करके देख लीजिए। कांग्रेस के ज़माने में लालू प्रसाद यादव, बीपी मंडल, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ये सारे के सारे जो नेता हैं आरक्षण के सवाल पे राजनीति किए, और आरक्षण में इनकी औकात को, या यूं कहिए कि आरक्षण की विचारधारा ने इनकी औकात को इतना बढ़ा दिया कि आज के डेट में ये मालो माल हैं। लेकिन जिनके लिए आरक्षण की बात की गई उनको तो नौकरी भी मिलना मुश्किल हो रहा है, चूंकि सीटें नहीं है। 1,75,000 ब्यूरोक्रेट्स में मात्र 829 लोगों का सिलेक्शन, और उसमें भी 98 का चोरी। यह था दौलत लेकर के या तो अपॉइंटमेंट कर लिए जाएंगे, या फिर जात पात में आरक्षण नहीं दिया जाए, जो आ जाए उसको भी उस सीट दे दिया जाए। ये तो राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स पर ही चलेंगे। तो ये आरक्षण पर जो राजनीति किए हैं, मैं जरा उनसे पूछना चाहता हूं कि नीतीश बाबू, पहले मैं आपसे चलता हूं, चूंकि आप हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और बिहार के पटना में हम भी बैठे हुए हैं। आप बताइए ना कि ये जो सीटें निकाली है पिछले 6-7 सालों में जो निकल रहे हैं, ये तो आपके रीजन में निकल रहे हैं। सेंट्रल में मोदी जी हैं, अब बिहार में आप हैं। तो ये कटलमेंट क्यों हो रहा है? आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। अगर हमें जवाब नहीं दीजिएगा तो देश का ये छात्र और देश का उस छात्र का अभिभावक तो पूछेंगे ही आपसे कि आप जब आरक्षण के हिमायती रहे हैं, आरक्षण के सवाल पे आप राजनीति किए हैं, और इस राजनीति का फल आज तक आपको यहां तक के लिए आया है कि सीएम की कुर्सी पर बैठ करके आप राज्य कर रहे हैं। देश की आकांक्षा तो कुछ लोगों का यह था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। लेकिन मैं आपसे यह सवाल करता हूं कि आरक्षण के सवाल पे जब आप राजनीति किए और इसका फल आपको मिला, तो ये जो अभी आरक्षण की स्थिति है ये क्यों है? रेलों का निजीकरण हो रहा है ना, रेलों का निजीकरण हो रहा है। तो जो रेल में सरकारी जब रेल है तो वहां तो आरक्षण का कुछ आरक्षण का कुछ जगह मिल सकता है। नीतीश जी, मैं पूछ रहा हूं कि आप इसी सत्ता में, इसी
मोदी सरकार में बैठ करके एक दिन भी नहीं पूछते हैं कि रेलवे का निजीकरण क्यों कर रहे हैं। जब रेल प्राइवेट हाथ में चला जाएगा, पब्लिक की क्या हाल होगी? उनके कर्मचारियों का तो जो हाल है, बेचारे काफी चिंतित, काफी मायूस, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके घर के लोग, ये सब तो चिंतित हैं ही कि बढ़िया से पैसा मिलेगा भी कि नहीं, बढ़िया से नौकरी करने देगा भी कि नहीं, ये तो चिंता का विषय है ही। लेकिन अब तो जो नए विद्यार्थी होंगे वो तो रेल में आरक्षण के सवाल के आधार पर उनकी नियुक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि जब प्राइवेट हो जाएगा रेलवे तो वहां तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। जो कम से कम पैसा लेगा वही रेल चलाएगा। तो ये स्थिति नीतीश जी आपके हुकूमत में, जिस हुकूमत को आप जो है वहाँ समर्थन दे रहे हैं, वो कर रही है। कम से कम एक बार तो पूछिए कि बिहार की जनता आपको कम से कम इस चुनाव में फायदा दे कि आरक्षण क्यों काटा जा रहा है, ये रेलवे का निजीकरण क्यों हम इसको बंद करना चाहते हैं, नहीं तो हम वहां की सरकार गिराएंगे या हम उस सरकार में नहीं रहेंगे। थोड़ा सा कह के देखिए, थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए, कर दीजिए। अब इधर थोड़ा सा जो विपक्ष में बैठने वाले लोग हैं, तेजस्वी यादव और भी उनके साथ कौन कौन लोग हैं, इनसे भी मैं सवाल तो करूंगा। तेजस्वी जी, आपके पिताजी इस देश के किंग मेकर हुआ करते थे, जिनको चाहते थे प्राइम मिनिस्टर वही बनता था। मालूम नहीं है आपको कि आपके पिताजी कितना संघर्ष किए थे? जबरदस्त का व्यक्तित्व। आप तो उनके तलवों के नीचे नहीं हैं, आप तो गमला के पौधा हैं। बहुत ही संघर्ष किए थे और उस संघर्ष में उनका मुख्य मुद्दा था आरक्षण। आप तो आरक्षण पर कुछ नहीं बोलते, आप तो आरक्षण बचाने के लिए कोई आंदोलन नहीं करते, आप तो आरक्षण के सवाल पे विद्यार्थियों को साथ नहीं लेते, अभिभावकों को समझाते नहीं, और उसके बाद वोट लेने के लिए बेचैन हैं। किस आधार पे आप वोट आपको कोई देगा? जो संघर्ष आपको करना चाहिए वो संघर्ष कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि आओ मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं, रेलवे का निजीकरण बंद किया जाए। अब तो सुनते हैं कि स्कूल भी निजीकरण होने जा रहा है। जो सरकारी स्कूल हमारे यहां है, सरकारी भूमि है, वो भी निजीकरण होने जा रहा है। अब तो पीएमसीएच को भी आप निजीकरण करने में समर्थन कर रहे हैं। अरे निजीकरण के सवाल पर तो कम से कम आप एक लड़ाई लड़िए। ठीक है, कोरोना का बहुत बड़ा प्रकोप पूरे दुनिया में है, आप अपनी सत्ता में चाचा को बोलते हैं कि कोरोना पर कुछ करते रहिए, सलाह देते हैं, अच्छा सलाह देते हैं कि थोड़ा कोरोना को भगाने में कुछ करते रहिए, और नहीं करते हैं तो आप बोल देते हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं। आप तो, आपके सामने तो बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों को थोड़ा देखिए, आप कुछ कीजिए। यहां एक लोजपा पार्टी है, भाकपा पार्टी है, पता नहीं खा पका पार्टी भी होगी। लोजपा में क्या नाम है, रामविलास पासवान और उनका बेटा चिराग पासवान उसी सत्ता के साथ चिपक गए जिस सत्ता के विरोध में ये लोग थे, एक जमाना में लड़ते थे, आरक्षण की बात करते थे। शेड्यूल कास्ट से आते हैं, हरिजन जाति से आते हैं। आज हरिजन जाति की क्या स्थिति है जरा शेड्यूल कास्ट का आप देख लीजिए ना। इस यूपीएससी के परीक्षा में मात्र 67 लोगों की नौकरी लगी। आप बोलते हैं कि पूरे भारत में हम जो है 16% है, गणना करने के बाद किसी ने बताया कि 9% है। तो 9% भी अगर भारत की आबादी से अगर निकाल लीजिए तो कितना लोग पढ़ रहा होगा आपके जाति से, आपके शेड्यूल कास्ट से। आप उन तमाम लोगों को 67 पोस्ट में कैसे बांध दीजिएगा? रेलवे के निजीकरण पर आप भी कुछ नहीं बोलते,
पूरा प्राइवेटाइजेशन का ये दौर चल रहा है, आप कुछ बोलते नहीं। आप चमक गए, बेटा चमक गया, भाई चमक गया, हो गई आपकी राजनीति, सुधर गया पूरा शेड्यूल कास्ट ना। जनता आप लोगों को माफ नहीं करेगी। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी शोहरत के लिए राजनीति कर रहे हैं, पैसा के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो आप लोगों से तो हमें ज़्यादा कहना नहीं चाहिए, हमें तो इस देश के 130 करोड़ जनता से कहने की ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों ने आपको सह दे रखा है। ये लोग आपको वोट दे देते हैं। मैं 130 करोड़ जनता से पूछना चाहता हूं कि आप भारत का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को क्यों नहीं समझते? नौकरी नहीं मिलने जा रही है, काम नहीं मिलेंगे, फैक्ट्रियां बंद हो रही है। दोस्तों, मित्रों, मैं आपसे कहता हूं कि कोरोना में जो प्रवासी बन करके आप सड़कों पे भटक रहे थे, गांव में आने के बाद आपको रोजगार नहीं मिला, भीख के नाम पर आपके जनधन खाते में कभी 500 रुपया, कभी 1000 रुपया डाल दिया गया, इससे आपकी जीवन चल जाएगी? इससे आपके बच्चों की परवरिश होगी? सिर्फ पेट भरने से काम नहीं चलता है एक मनुष्य के जीवन में, उसके लिए शिक्षा चाहिए। कहाँ से लाइएगा आप? खाना तो मुश्किल हो रहा है आपके लिए, कैसे बच्चों को पढ़ाइएगा? बच्चे बीमार पड़ेंगे तो कैसे अच्छे डॉक्टर से इलाज कराइएगा? ये सब के सब प्राइवेट हो जाएंगे। आपके लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन हो रहा है। मैं आपको कहता हूं कि इन चीज़ों को ना होने दीजिए और आप इसके लिए संघर्ष के लिए तैयारी कीजिए। संघर्ष के रास्ते हैं, संघर्ष के तौर तरीके हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा। आज मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूं। नमस्कार।